अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाली अकाउंट्स केस में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। नैब ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी का दावा किया है कि करप्शन से हासिल की गई रकम प्ली बार्गेन के जरिए वापस ली जा रही है और इसे जाली अकाउंट्स केस में अब तक की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने जाली अकाउंट्स केस की एक इंक्वायरी में सिंध हुकूमत और स्टील मिल्स की जमीनों में खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी में 7 मुल्जिमान से 10 अरब 66 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी है। नैब जराये के मुताबिक मुल्जिमान प्ली बार्गेन की रकम के साथ 266 एकड़ से जायद सनती और रिहायशी जमीन भी वापस करेंगे। प्ली बार्गेन करने वाले मुल्जिमान में हम्माद शाहिद, अब्दुल गनी, तारिक बेग, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद तौसीफ, आमिर और सिराज शाहिद शामिल हैं। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद अब इस प्ली बार्गेन को हतमी मंजूरी के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जराये का कहना है कि आगे चलकर इस हवाले से मजीद अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। अहम बात यह है कि 2 माह के दौरान जाली अकाउंट्स केस में नैब को मिलने वाली यह तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 2 अगस्त को एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस से जुड़े गैर कानूनी ठेकों के केस में मुल्जिम हरेश ने प्ली बार्गेन किया था। इस केस में नैब ने 3 करोड़ 92 लाख रुपए बरामद किए, बकिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए प्ली बार्गेन से वसूल किए थे। और इस केस से मुताल्लिक नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया था कि जो चेक दिए गए थे वो सिंध बैंक की गोल मार्केट ब्रांच कराची के जाली अकाउंट में गए थे और उस अकाउंट को अब्दुल गनी मजीद ने तस्लीम भी किया था। जबकि इससे पहले नैब ने जाली अकाउंट्स केस में पहली कामयाबी का दावा 30 जुलाई को किया था और बताया था कि सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने 2 अरब 12 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली है। और आज 10 अरब रुपए जायद की प्ली बार्गेन की खबर आई है। सिंध हुकूमत के हवाले से सवालात उठ सकते हैं। अहम बात यह है कि इस मामले पर बनाई गई GIT की रिपोर्ट में इसके ताने बाने ओमनी ग्रुप के साथ साथ सिंध हुकूमत की आला शख्सियात से जोड़े गए थे। नैब के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में यह पहली रिकवरी थी। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने भी जब पहली रिकवरी हुई ओमनी ग्रुप के हवाले से तो उन्होंने नैब और GIT की कारकर्दगी की तारीफ की थी। ट्वीट किया था कि जाली अकाउंट्स में 2 अरब 10 करोड़ रुपए की पहली रिकवरी अहम ब्रेक थ्रू है। एक मुल्जिम ने प्ली बार्गेन किया है। सिंध में ओमनी ग्रुप के कई मामलात में से एक में धोखाधड़ी पर मुश्तमिल मुआहिदों में शामिल होने और फिर अपने जुर्म और किरदार का उसने एतराफ़ किया है। नैब जाली अकाउंट्स केस में पहले भी प्ली बार्गेन कर चुका है, लेकिन आज होने वाला प्ली बार्गेन अब तक की सबसे बड़ी रकम है, सबसे अहम पेशरफ्त है। ये आगाज़ है या इससे आगे भी क्या बड़ी इस वक्त नैब प्ली बार्गेन एक्सपेक्ट कर रहा है और इसके ताने बाने कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि जाली अकाउंट केस में जरदारी साहब हों, उनकी बहन हो, साथ साथ दूसरे अहम रहनुमा गिरफ्तार हैं, उनके दोस्त गिरफ्तार हैं। अब ये प्ली बार्गेन की खबरें आ रही हैं। आज एक बड़ा प्ली बार्गेन हुआ है। सिंध हुकूमत इस हवाले से जो ज़मीन है उसमें मुलविस है। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिचकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ये अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है, आप समझते हैं कि इसके अलावा भी और नाम आ सकते हैं? ये इब्तिदा है, आगाज़ है, या इस वक्त नैब को लगता है कि इतनी ही रकम निकल सकती थी? शाहजीब जी, इसको शुरुआत समझा जाए। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, अब हमारे ज़राए का ये दावा है कि बहुत और बड़े जो मरकज़ी किरदार हैं इस जाली अकाउंट्स केस में और नैब की कस्टडी में हैं। चंद लोग हैं जो कि इस वक्त तकरीबन उनके साथ फाइनल स्टेज पे है, जो हमें सोर्सेज का बताना है। उनके साथ प्ली बार्गेन जिसमें डॉक्टर दिनशा का नाम भी सामने आ रहा है और जमील अहमद एक और मरकज़ी किरदार हैं इस केस में, उनके साथ भी फाइनल स्टेजेस पे बातचीत चल रही है प्ली बार्गेन की। तो इस तरह से कुल मिला के 13 लोगों ने अभी तक प्ली बार्गेन किया है। 13 अरब रुपए नैब के साथ प्लेजेस इसकी सामने आई हैं। ये जो 7 लोग हैं इनका रोल बहुत अहम है इस पूरे केस में। अगर आप स्टैंडिंग देखें जो कि सरकारी ज़मीनों पर सिंध हुकूमत की जो ज़मीनें थी या फिर पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीनें थी, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी, ये उन ज़मीनों को देख रहे थे। मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम था कि ये ज़मीनें तमाम कॉन्ट्रैक्टर को दी गई थी, गैर कानूनी तौर पर बेची गई थी, जिसमें गुलशन हदीद की ज़मीनें थी, पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीनें थी, सिंध बोर्ड की ये सारी ज़मीनें थी जिस पर ये किया गया है। और इस पर JIT ने भी एक 16A पूरा एक वॉल्यूम दिया था इस इन्वेस्टिगेशन बुनियाद पे, जो कि सिंध कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग की है, जिसके मंजूर कादर काका डायरेक्टर जनरल थे और मुल्क से भागे हुए हैं। उसके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया था। 15 नामजद मुल्जिम
थे मंजूर कादर काका के अलावा, जिन 7 ने आज प्ली बार्गेन कर ली है, ये या तो हुकूमत सिंध के मुलाजिम हैं या फिर सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजिम हैं, यानी कि ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिस तरह से 260-70 एकड़ ज़मीन जो कि कासिम बाग से जुड़ी थी या फिर गुलशन हदीद की, जिस तरह मैंने आपको बताया, या कराची के जो मरकज़ी महंगे इलाके थे वहाँ पर ज़मीनों सरकारी ज़मीनों को बेचा गया था। तो ये इस तरह से जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है शाहजेब, प्ली बार्गेन मरकज़ी जो मुलजमान हैं उनकी आगे बढ़ रही है। जिस तरह मोहम्मद इकबाल ने एक किरदार है, आज उसने प्ली बार्गेन किया है, इसका रोल भी एक बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि ये एक फ्रंट मैन थे मुबैना तौर पर मंजूर कादर काका के, जिन्होंने सिंध की तमाम जो कराची बेस्ड ज़मीनें थी उनको उन पर इल्ज़ाम है कि तमाम तर वही खाते देख रहे थे और उनके साथ ये तमाम मुबैना तौर पर इन्वॉल्व थे। और साथ ही मैं आपको ये भी मालूमात देता चलूँ कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, कुछ नैब ज़राए का ये भी बताना है कि जो 4 मरकज़ी मुलजमान इस वक्त मुल्क से बाहर भागे हुए हैं उसमें पेशरफ्त हो सकती है। उनमें 4 में से जिस तरह यूनिस कोतवावी है, इकबाल मेमन है, और इस तरह से और कुछ किरदार हैं जो मुल्क से बाहर हैं, भागे हुए हैं। उनमें से एक ने राब्ता किया है नैब हुकाम से, जो हमारे ज़राए का दावा है कि वो भी तैयार हैं। तो इस तरह से नैब का केस ये नैब 6 रेफरेंसेस अब तक फाइल कर चुका है, 26 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरीज भी साथ साथ चल रही हैं। तो लगता ऐसे है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर आ सकती है जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। बड़ी खबर आ सकती है आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया गिशकोरी इस हवाले से हमें बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इनके हवाले से ये तनकीद होती है कि या तो ये फैसला करते नहीं हैं, कर लेते हैं तो उस पर टिकते नहीं हैं। एक बड़ा फैसला कर लें तो उसके बाद सारे उसकी खुद तारीफ़ें करते हैं, सारे के सारे वुज़रा, चाहे टॉक शोज़ हों या फिर सोशल मीडिया हो, उस पर उसका क्रेडिट लेने बैठ जाते हैं और फिर हुकूमत यू टर्न ले लेती है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिससे खुद हुकूमत के दावे के मुताबिक आवाम को रिलीफ मिलता, हुकूमत को फ़ायदा भी होता। मगर जब हुकूमती फ़ैसले पर तनकीद हुई, एतराज़ात उठे, तो फैसला वापस ले लिया। चंद घंटों पहले तक वुज़रा इस फैसले का दिफा कर रहे थे, उसे मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़रूरी करार दे रहे थे, इस फैसले के नक्कादों के अज़ाइम पर सवाल उठा रहे थे। मगर फिर हुकूमत GID ऑर्डिनेंस के फैसले से खुद पीछे हट गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा, फिर खुद ही उसका नोटिस लिया और फिर आज खुद ही उसे वापस ले लिया। हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसला किया जिस पर तनकीद हुई और उसकी हिमायत भी की गई। और अब इस फैसले के हामियों का एतराज़ है कि हुकूमत अगर मुश्किल फ़ैसले ले तो उस पर खड़ी भी रहे। हुकूमत ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला बयान, वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला आज का बयान कल वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स एक फैसला नजर आता है। कल वुज़रा इसका दिफा कर रहे थे। आज जारी होने वाले बयान के मुताबिक जनवरी 2012 से दिसंबर 2018 तक GIDC के हवाले से कानूनी मामलात की वजह से 417 अरब रुपए फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC को गैर कानूनी करार दिया था और हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त भी खारिज कर दी थी। नई कानून साजी की गई जिसको सूबाई हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म हाउस से आज जारी होने वाले बयान में मजीद कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के ज़रिए 50% रकम वसूल करना था, मगर हालिया तनाज़े पर शफाफियत यकीनी बनाने और अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करने के लिए ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया है। और वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को GIDC मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत के लिए रुजू करने की हिदायत कर दी है ताकि मामले पर आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसला आ सके। इस बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म कौम को बताना चाहते हैं कि अदालत जाने से फैसला खिलाफ आने का भी खतरा हो सकता है कि सारे पैसे हुकूमत को मिल जाएं और हो सकता है कि हुकूमत को कुछ भी ना मिले, बल्कि उल्टा जो 295 अरब रुपए हुकूमत ले चुकी है इन कंपनियों से वो भी वापस ना देने पड़ जाएं। सवाल यह है कि ख़तरा अगर इतना है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या सिर्फ ऑपोजिशन और मीडिया के दबाव पर फैसला वापस ले लिया और हुकूमत को इतने बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा जिससे ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है? फैसला इतना अच्छा था कि ऑर्डिनेंस वापस लेते हुए भी उसका दिफा हो रहा है, तो फिर वापस क्यों ले लिया? वापस ले लिया तो उसके ख़तरनाक असरात से कौम को क्यों डरा रहे हैं?
इतने खतरनाक असरात थे तो वापस ना लेते, या फिर ऑर्डिनेंस लाने से पहले शफाफियत को यकीनी बना लेते। ऑर्डिनेंस ले आए, इसका भरपूर दिफा कर लिया, नक्कादों पर कल तक तनकीद करते रहे, आज शफाफियत का कहकर ऑर्डिनेंस वापस ले लिया और वापस लेते हुए अवाम को खतरात भी बता रहे हैं। ये मामला अदालतों में था, अब फिर अदालतों में चला गया। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गैस पर GIDC लगाया तो गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियां अदालतों में चली गईं। फिर 8 साल बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि गैस इस्तेमाल करने वाले सेक्टर्स ने GIDC की मद में 420 अरब रुपए देना है, मगर ये पैसे हुकूमत को मिले नहीं क्योंकि मामला अदालत में है। कंपनियों ने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं और एक पहले केस हुकूमत हार चुकी है, इसलिए इन सेक्टर्स को ये पेशकश दी जाए कि वो आधी रकम अदा करें और आधी रकम हुकूमत माफ़ कर देगी। इस तरह से हुकूमत को 208 अरब रुपए मिल जाएंगे, कानूनी जंग ख़त्म हो जाएगी, साथ ही GIDC की शरह भी कम कर दी जाएगी, जिससे गैस सस्ती हो जाएगी और ख़ास तौर पर किसानों को उसका फ़ायदा होगा क्योंकि खाद की कीमत कम होगी। फिर 27 अगस्त को हुकूमत ने जारी किया, मगर इस ऑर्डिनेंस पर तनकीद शुरू हो गई। फिर इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में फैसला किया गया कि इस ऑर्डिनेंस में फर्टिलाइजर सेक्टर के फॉरेंसिक ऑडिट की शिक शामिल की जाएगी ताकि पता चले कि फर्टिलाइज़र कंपनियों ने, खाद बनाने वाली कंपनियों ने अगर किसान से टैक्स लिया है तो वो कितना लिया है और आगे हुकूमत को उसमें से कितना दिया है, ताकि इस बात का तयन हो सके कि जो कुछ अवाम से खाद बनाने वाली कंपनियों ने ले लिया वो माफ़ नहीं किया जाएगा। मगर सवाल ये उठा कि फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला ऑर्डिनेंस लाने से पहले क्यों नहीं किया। फिर जब तनकीद हुई तो फिर ऑडिट का ऐलान क्यों किया। कल फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ, इसका ऐलान हुआ और आज हुकूमत ने ऑर्डिनेंस ही वापस ले लिया। इस हवाले से मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है। GIDC से मुतालिक हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसमें 3 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहले ये कि वो कानून के मुताबिक हो, इसमें शफाफियत हो, तीसरा आवाम के फ़ायदे में हो। ऑर्डिनेंस लाने से पहले किन चीज़ों का नहीं ख्याल रखा गया था, ये सारे के सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। अब वज़ीर आज़म शफाफियत की बात कर रहे हैं। हफीज़ शेख साहब की क्या सलाह दी? हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ये GIDC के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हवाले की जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो हुकूमत को गाइड करें इस सिलसिले में। तो जो भी चीज़ हम करना चाहेंगे, जो हुकूमत करना चाहेगी GIDC के मामले में, वो मुकम्मल तौर पे 3 बुनियादी चीज़ों को सामने रख कर की जाएगी। नंबर 1 कि कानून और लॉज के मुताबिक हो हर चीज़। नंबर 2 कि पाकिस्तान की पब्लिक के फ़ायदे में हो और किसी और इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा जाए। और नंबर 3 इतनी शफाफियत से हर चीज़ की जाए कि जो भी फेयर माइंडेड लोग हैं वो मुतमईन हों। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा वो इन तीनों चीज़ों के ऐन मुताबिक होगा और हमें कबूल होगा और वही हमें गाइड करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर उमर अयूब ने ऑर्डिनेंस का दिफा किया और कहा कि यह कानून के मुताबिक था, मगर तनकीद हुई। ऑर्डिनेंस लाने का फैसला अवाम के मुफाद में किया गया। जो GIDC का ऑर्डिनेंस के जरिए लेके जाना, जो उसके खाद ख्याल थे, जो सारी चीज़ें थी, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक थी। प्रेस में और बाकी जगहों में लोग इसके हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ लोग पर्सनलाइज हो रहे थे, मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि जी फ़लाने सेक्टर को नवाजा जा रहा है, फ़लानी चीज़ हो रही है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा मकसद है, पाकिस्तान की अवाम का फ़ायदा और मुल्क का फ़ायदा। GIDC का जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस ला रहे थे उसमें मकसद क्या था कि आपकी खाद की कीमतों में कमी हो और ये पुराने केसेस ख़त्म हो। पर उसके बावजूद भी ये भी हमने फैसला जो किया उसमें यही है कि पाकिस्तान की अवाम का फ़ायदा हो और कोई आदमी भी उंगली उठा के ये बात ना करे। बहुत शुक्रिया। अब ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक था, अवाम के फ़ायदे में था, किसानों को उसका फ़ायदा होता, मगर तनकीद हो रही थी और इंडिविजुअल सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा था, इसलिए हमने वापस ले लिया। ये हुकूमत खुद कह रही है कि महज तनकीद की वजह से एक ऐसा कदम जो उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक था और अवाम के मुफाद में था, वो उन्होंने वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तनकीद की वजह से इतना बुनियादी कदम वापस ले लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने भी दावा किया कि हुकूमत के कदम तवील मुशावरत के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए उठाया था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो मुतमईन करने में नाकाम हो गए तो मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने उन्हें और उमर अयूब को जवाब देने से रोक दिया। हुकूमत चाहती थी, अभी भी चाहती है कि खाद की कीमत कम हो और वो कम करने के लिए इस टैक्स को कम किया जाए।
लेकिन जब तक ये लिटिगेशन में है हम इसको कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त जब ये डिसीजन की गई थी 6 महीने की डिबेट के बाद की गई थी, लेकिन इस वक्त जो अवाम में और मीडिया में अपोजिशन ने इसको तासर दे दिया है कि पता नहीं ये क्या चीज़ की जा रही है जिससे किसी को बेनिफिट दिया जा रहा है, वो चीज़ हुकूमत महसूस करती है कि हुकूमत के बेसिक मंशूर और हॉलमार्क के खिलाफ है। आपकी टीम ने सेटिस्फाई नहीं कर सकी नहीं, बिल्कुल नहीं। Don't get in argument. Let's not get in argument. Okay जी, thank you very much. अभी कह रहे हैं कि अच्छा कदम था, मगर अवाम में इस वक्त मीडिया ने और अपोजिशन ने ये तासुर दे दिया। अपोजिशन में होते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या बात नहीं क्या करते थे, मीडिया उस वक्त क्या नहीं बोलता था, आज मीडिया के प्रेशर में या तनकीद की वजह से या अपोजिशन की बातों की वजह से इतना बुनियादी कदम वापस ले लिया, जिसको वापस लेकर भी उसका भरपूर दिफा हो रहा है। हुकूमत का दावा है कि उसने सिर्फ खाद की कीमतों में कमी के लिए फैसला किया था, मगर अभी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया है, तो क्या इसका मतलब है कि अब कीमतों में कमी नहीं होगी और ये कंपनियां आज़ाद होंगी कि किसानों से और आवाम से GIDC की मद में पैसे लेती रहें? और अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनी के हक में फैसला दे देती है तो हुकूमत के पैसे गए और क्या आवाम से लिए गए पैसे भी गए? ये अचानक हुआ क्या? गुज़िश्ता रोज़ मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया और एक मखसूस तबका इस मामले को ख़ास रुख देना चाहता है। इस पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया है और वुज़रा को हिदायत की है कि वह आवाम को मुतमईन करें। एक मखसूस तबका, मीडिया का एक ऐसा सेक्शन और सोशल मीडिया में बैठे कुछ नाकदीन, वो टारगेट करके प्लान करके एक मखसूस एजेंडे के तहत इस इनिशिएटिव को टिल्ट दे रहे हैं और एक ऐसी हुकूमत को मिलान करने का ज़रिया बना रहे हैं जिसने पाकिस्तान से करप्शन, अकरबा परवरी को ख़त्म करके मेरिट का बोलबाला किया है। उस हुकूमत के दामन पे कोई भी ऐसा निशान जो किसी भी पब्लिक इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मीडिया के जिन सेक्शंस में ये ख़बरें तसलसल से चल रही हैं, इस बात को ज़रूरी समझा कि आज फिर वो ज़्यादा तफसील से उन हक़ाइक़ की निशानदेही हो और मीडिया के ज़रिए जो उसके पॉजिटिव आउटकम है वो शेयर हो। कल तक नक्कादों पर तनकीद और आज फैसला वापस। ये तनकीद भी तहरीक इंसाफ पर होती है कि सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा संजीदा लेते हैं, उस तनकीद को बहुत ज़्यादा संजीदा लेते हैं। आज भी अपने फैसले पर कायम है, उसे दुरुस्त करार दे रहे हैं, मगर कल तक जो बात कर रहे थे उसके बाद फैसला वापस ले चुके हैं। मामला कोर्ट में चलता रहे या हल निकल जाए, दोनों ऑप्शन हैं। इसलिए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई थी, मगर जल्दबाजी में फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त शामिल नहीं की। साथ ही काबीना को समरी भेजी गई, उसमें यह लिखा था कि वक्त की कमी की वजह से यह समरी वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, वजारत कानून और प्लानिंग डिवीज़न के सामने पेश नहीं की गई। ये वजारतें काबीना इजलास में अपना तबसरा कर सकती हैं। अब ये वो नुक्ता है जिस पर तनकीद की गई। ऐसी क्या जल्दी थी ऑर्डिनेंस लाने की? क्यों मुतल्लिका वजारतों से मुशावरत नहीं की गई? क्यों पहले फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया गया या इस की शराइत नहीं रखी गई और हुकूमत अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गई और जो रिलीफ आवाम को पहुँचाना चाहती थी वो आवाम तक नहीं पहुँच सका? और क्या अब महंगाई की सूरत में, खाद की महंगाई की सूरत में किसानों को ये भुगतना पड़ेगा? मामला फिर अदालतों में चला गया। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान, जिन्होंने इस इशू को बहुत तफसील से कवर किया है और बहुत ही मुतवाज़न उनका तज्ज़िया इस सारे के सारे मामले के हवाले से रहा है। और जो कल वुज़रा की ब्रीफिंग थी उसमें भी वो मौजूद थे। शहजाद इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही इस स्टोरी को कवर करने वाले शहबाज राना, जो कल भी सवाल कर रहे थे वुज़रा से और उनका एक मुकालमा भी हो गया था फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब, आप समझते हैं कि एक दुरुस्त फैसला था और जिस पर हुकूमत कायम रह सकती थी, मगर एक अच्छा फैसला बुरे अंदाज में किया और उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं की, मुतालिका वजारतों को एतमाद में नहीं लिया, जल्दबाजी में किया, जिसकी वजह से आज वापस लेना पड़ा और ये भुगतना पड़ा हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहले तो हम देखते थे कि कोई बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई हो, कंटेनर में हो गई हो, जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त कर दी हो, उस पर तो यूटर्न ले लिया जाता था। लेकिन अब ये काबीना का फैसला था, एक काबीना का फैसला था जिस पर अब यूटर्न लिया गया है और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसका दिफा हो रहा था। कल हमारी नदीम बाबर साहब से, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, और वज़ीर उमर अयूब साहब से बड़ी तफसीली इस पर डिबेट हुई थी, इस सारे इशू पे। उस वक्त वो इसका दिफा कर रहे थे और एक बात उन्होंने कही थी जो बाद में उन्होंने प्रेसर में भी आके कही कि जो फॉरेंसिक ऑडिट वाली शेक है उसको अब
हम नए ऑर्डिनेंस में शामिल करेंगे। तो इस पर यू टर्न वाज़ेह तौर पे लिया गया है और आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जो वे आउट निकाला जा रहा था इसको मैं सपोर्ट करूंगा। इसको मैं सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि एक मामला लिटिगेशन में था, एक मामला डेडलॉक का शिकार था, कोई वे आउट नहीं था। ये तीसरी हुकूमत है जिसको इस लिटिगेशन का सामना था, लेकिन कोई वे आउट नहीं निकल रहा था। तो आइडिया तो बुरा नहीं था कि इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करें और इस मामले को खत्म करें ताकि जो बैकलॉग है वो भी क्लियर हो, जिससे एक अनसर्टेनिटी थी इंडस्ट्री में वो भी खत्म होगी, हुकूमत पाकिस्तान को भी पैसा मिलेगा और फ्यूचर में जो हमने ये सेस लेना है उसके लिए भी एक राह हमवार हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने भी कही कि जो प्राइसिंग है वो भी हम डिटरमिन कर सकेंगे कि उस पर क्या करना है, क्या खाद की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसको उस रेट को भी हमने रैशनलाइज करना था। वो सब अधूरा रह गया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अच्छे आइडिया को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जल्दबाजी में किया गया, बगैर किसी होमवर्क के किया गया। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ कल तमाम एंकर्स का भी था कि आप ऑर्डिनेंस में अगर डाल देते फॉरेंसिक ऑडिट की शिक तो क्या हो जाता। इस पे जो जवाब दिया उमर अयूब साहब ने वो बड़ा वो यकीनन ऐसा था जो मुतमईन नहीं कर सका। उन्होंने कहा किसी एक सेक्टर की बात नहीं करना चाहते थे हम, तो हमने उनसे कहा फिर आप अक्रॉस द बोर्ड कर देते कि जहां जहां जिस जिस कंपनी या सेक्टर के ऑडिट की जरूरत होगी उसका ऑडिट किया जाएगा, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि होमवर्क जो है बिल्कुल नहीं किया गया। कल इस बात पे जब सवाल हुआ कि क्या फार्मर से पैसा लिया है फर्टिलाइजर सेक्टर ने, उन्होंने कहा इसको तो ऑडिट के बाद पता चलेगा। बेहतर होता कि ये पहले पता कर लेते ताकि हमें पता होता कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी है। अभी तक तो हमें ये नहीं पता क्योंकि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो कहता है 70% हम बेयर करते हैं, 30% जो है हम किसान से लेते हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है, असद उमर साहब ये कह चुके हैं कि 400 रुपये पर बोरी फर्टिलाइजर पूरा का पूरा पास ऑन कर देता है फर्टिलाइजर पे। तो दोनों का मौक़िफ़ इसमें अलग अलग है। इस क्लैरिटी को पहले होना चाहिए था, बाद में ऑर्डिनेंस आना चाहिए था। इसी तरीके से ये सवाल हुआ कि जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, के इलेक्ट्रिक है, क्या वो अपने टैरिफ में ये शामिल कर रही थी, तो इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हम पता कर लेंगे। पता करना बड़ा आसान है क्योंकि नेपरा टैरिफ जो है वो डिटरमिन करता है और वही टैरिफ जो है आगे कंज्यूमर्स को ये जनरेशन कंपनीज देती है। लेकिन उनके इल्म में नहीं था कि क्या ये कंपनीज 2018 तक ये टैरिफ में अपने शामिल कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो ऐसा लगता है कि एक जल्दबाजी में किया गया था, होमवर्क नहीं किया गया, जिसकी वाज़ेह मिसाल वो समरी है जो कि कैबिनेट में पेश की गई थी, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वक्त की कमी की वजह से ना हम फाइनेंस डिवीजन का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ना हम पावर मिनिस्ट्री को, ना ही हम लॉ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर सके हैं समरी, और उनके जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें दे सकते हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या उस वक्त जो काबीना के तमाम वुज़रा हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको ये पता था कि क्या इसकी कैलकुलेशन है, क्या ये पैसा फार्मर ने दिया है या नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया, जो कि वो समझते हैं कि शायद नहीं हुआ, इसीलिए आज ट्रांसपेरेंसी का सवाल उन्होंने खुद उठाया है, तो अब किसके इस पर अकाउंटेबिलिटी होगी क्या? उमर अयूब साहब से पूछा जाएगा जो कल तक इसका दिफा कर रहे थे, नदीम बाबर साहब से क्या पूछा जाएगा कि क्यों एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके में ये आपने काम किया जिस पे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तो इस तमाम सवाल बड़े अहम हो गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल था जब मैं इस पर काम कर रहा था शाहजेब, वो ये है कि फ़र्ज़ करें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है हम उसको दुरुस्त मान लेते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनीज ने सारा का सारा पैसा पास ऑन किया है फार्मर्स के ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता था कि अगर ये पास ऑन कर दिया उन्होंने फार्मर्स के ऊपर, तो फिर उनको 50% का डिस्काउंट और वेवर क्यों मिलना चाहिए? ये सेंस नहीं बनती। दूसरी तरफ अगर फार्मर्स फर्टिलाइजर कंपनी का या IPPs का मौक़िफ़ लें कि हमने कंज्यूमर पे कुछ पास ऑन नहीं किया, ये सारा हमने बेयर किया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फर्टिलाइजर कंपनीज या IPPs इतने अच्छे हो गए हैं कि ये अपनी जेब से इस टैक्स को अदा करना चाहेंगे, चाहे वो 50% ही क्यों ना हो? तो इसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। और आज जो हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि ये जब बात आई है कि फॉरेंसिक ऑडिट होगा, तो उससे या तो हुकूमत भागना चाह रही है या एक लॉबी का प्रेशर है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट ना करवाएं। बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, वरना ये फॉरेंसिक ऑडिट वाला एक वे आउट था जिससे आप इस ऑर्डिनेंस को भी रख सकते थे और उस फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए आपको सब पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, और साथ साथ जो पुराना बैकलॉग है वो भी क्लियर हो जाता। मूविंग फॉरवर्ड आपको ये पता होता कि अब सेस साहब ने कितना चार्ज करना है और किस किस इंडस्ट्री ने वो अदा करना है। मामला लिटिगेशन से निकल जाता था। लेकिन ये जो वे फॉरवर्ड था जिस पर कल हुकूमत कायम थी कि हम ये ऑर्डिनेंस में लेकर आएंगे, उससे भी पीछे हट गई है। शहबाज, आपको क्या लगता है ये एक दिन के अंदर अंदर क्या हुआ? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे गालिबन, वो सारे के सारे सवालात आपने इस पर स्टोरीज भी की हैं। एक अच्छा फैसला जो कि अच्छे होमवर्क के साथ हो सकता था, ऑडिट पहले करा लेते, साथ में मुख्तलिफ वजारतों का मौक़िफ़ ले लेते, वो जल्दबाजी में करने की वजह से वापस करना पड़ा, या आप समझते हैं एक बुरा ही फैसला था जिसको वापस किया, ठीक किया? शाहजेब साहब, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया, मैं इसको वेलकम करूंगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कहीं भी बात से यू टर्न लेना और एक ऑर्डिनेंस को जारी करके वापस लेना बहुत बड़ी बात है।
और प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत एक अच्छा फैसला, हमें इसको इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर कुछ गलत हो गया था तो उसको ठीक करना। दूसरी बात ये कि मैं इस फैसले इनका जो था ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस टैक्स को माफ़ करना, मैं इसके सरहन ख़िलाफ़ हूँ। इसकी वजह ये थी कि हुकूमत का जो 2015 का जो केस था, जिसके ऊपर आज असद उमर साहब ने जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना उसकी मीटिंग हुई थी, जिसको वो चेयर करते हैं, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो GIDC की वजह से जो खाद की कीमत है वो 400 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है। तो अगर 400 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है तो 50% माफ़ करने से उनका ये ख्याल था कि ये जो बोरी है फ्यूचर में ये 200 रुपये सस्ती हो जाएगी। तो इस वजह से इस इशू को पुश कर रहे थे वो। यही वजह है कि मैं असद उमर की जो स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा क्रेडिबल समझता हूँ बजाय कि नदीम बाबर साहब के या कोई दूसरे और शख्स के, क्योंकि एक तो वो एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी के CEO भी रहे हैं असद उमर साहब, और दूसरा इस इशू को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर है। इनका एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सारे इशू को लेकर आना, और ख़ास तौर पर इसमें जो फ़ायदा दिया गया वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया गया था, और यही एक झगड़े की वजह बनी है। नदीम बाबर साहब ने कल जो बात उन्होंने कही थी कि अगर IPPs ने जो आपके बिजली के सारिफीन हैं उनसे रिकवर किया है तो वो तो पता चल जाएगा और बाकियों का भी पता चल जाएगा। असल मसला था फर्टिलाइज़र कंपनियों का, और ये फर्टिलाइज़र कंपनी ने बिल्कुल चार्ज किया। हम असद उमर की स्टेटमेंट को इसको यहाँ पे हम उसको करेंगे, वैलिडेट करेंगे। दूसरा जो एक आज ही की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की मीटिंग में जो MNA है मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ साहब, उनके 2-3 पॉइंट्स बड़े वैलिड थे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को चाहिए ये था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं उनकी लिस्ट वो जारी करते कि प्रिंसिपल अमाउंट उनका कितना माफ़ हो रहा है और लेट पेमेंट सरचार्ज कितना माफ़ हो रहा है। दूसरा उनका जो नुक्ता बहुत बुनियादी था जिसके ऊपर डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हैं जो पीपल्स पार्टी की MNA हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसमें काबीना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था। उनका ये कहना था कि एक जो अभी वफाकी वज़ीर हैं वो किसी स्टेज के ऊपर GIDC के केस में इन कंपनियों के वकील रहे हैं, कोर्ट केसेस में वो डिफेंड करते रहे हैं। दूसरा ये उनका जी जो नफीसा शाह साहिबा का था कि जो IPP के एक लॉबियस्ट वज़ीर हैं या मशीर हैं वो अब इनकी पेट्रोलियम डिवीजन की पॉलिसी बना रही। तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको देखने की ज़रूरत थी। ये ऑर्डिनेंस में क्यों गए हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी जो उनकी 3 पॉइंट की स्टेटमेंट है, जो आखिरी पैरा उसको मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा कहूँगा, उसकी वजह यह है कि आइन के तहत हुकूमत का ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून साजी करके कोई भी टैक्स लगा सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। 2011 में ये चीज़ उन्होंने ठीक नहीं की थी, 2015 में इन्होंने ये चीज़ ठीक की थी, तो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज उस तरह शायद ना कर सकता। हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो रिपोर्टर हैं इसके सुप्रीम कोर्ट का, उनका ये कहना है कि इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं है, ना ही कोई स्टे ऑर्डर इन राइटिंग आया हुआ है। उनका ये कहना है कि जी मगर शहजाद अब ज़ाहिर है वो डरा भी रहे हैं वज़ीर आज़म के ये फैसला खिलाफ भी आ सकता है, और ज़ाहिर है जो सेस लिया गया था वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया था। अगर वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं इस्तेमाल दूसरे अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए दूसरे कामों में हो गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है अदालत में कंपनियों के पास। तो वज़ीर आज़म को वाकई अंदेशा, हुकूमत में ये कंसर्न है कि सारे पैसे ना चले जाएँ, 295 अरब भी ना वापस देने पड़ जाए। देखिए, क्योंकि शाजिब एक फैसला हुकूमत के खिलाफ आ चुका है। 2011 में ये फाइनेंस बिल के थ्रू आया था, तो 2014 में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो कंपनीज के फेवर में था, हुकूमत के खिलाफ था। अच्छा, फिर 2015 में जब नून लीग की हुकूमत एक्ट लेकर आई जिसमें उन्होंने ये सरचार्ज वाली शिक भी डाली थी और 2-3 और चीज़ें करेक्ट की थी, उसको भी चैलेंज किया था कंपनीज ने। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था के इलेक्ट्रिक के 2017 के एनुअल रिपोर्ट, तो जब इन्होंने चैलेंज किया ये 2015 वाला, जब ये पार्लियामेंट से एक्ट बन गया था, तो सिंध हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो के इलेक्ट्रिक के हक में था, और उस फैसले में ये भी कहा गया था कि जो 4 अरब रुपए आपने अदा किए हैं सुई साउथ गैस कंपनी को, वो भी सुई साउथ गैस कंपनी आपको रिटर्न करेगी। तो वो फैसला के इलेक्ट्रिक के हक में आया था। फिर सिंध हाई कोर्ट के ही डबल बेंच ने जो फैसला था, पहला फैसला सिंध हाई कोर्ट का, उसको सस्पेंड कर दिया था। तो इसीलिए ये एक 50-50 केस था हुकूमत के लिए। जो पहले 147 अरब थे 2011 से 2014 तक, वो तो हुकूमत का क्लेम आप समझ लें उस पर जो था वो बहुत ही वीक था, वो तो मुमकिन है कि शायद कंपनीज के हक में चला जाता। लेकिन एक देखें, अहम बात यह है कि मसला रिजॉल्व करना है। पिछली 3 हुकूमतें नहीं कर सकी हैं, मामला लिटिगेशन में है। आज अगर ये तमाम लोग हम तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि फार्मर से 400 रुपए पर बोरी लिया जा रहा है, तो आज मुझे बताइए
कि ये ऑर्डिनेंस वापस लेने के बाद क्या वो 400 रुपए आप हुकूमत पाकिस्तान क्या इन फर्टिलाइजर कंपनी से कम करवा सकती है? वो नहीं करवा सकती। वो तब तक नहीं करवा सकते जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। कोर्ट का ऑर्डर अगले 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, हमें नहीं पता। कल को अगर यही फर्टिलाइजर कंपनी 200 रुपए मजीद बढ़ा दें, जो कि ये 1 जुलाई को बढ़ाने भी जा रही थी, क्योंकि जो कमर्शियल गैस की प्राइस में इजाफा हुआ था, इन फर्टिलाइजर कंपनी ने कहा था कि हम 200 रुपए बढ़ा देंगे। तो हुकूमत ने कहा कि आप ये 200 रुपए ना बढ़ाइए, हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वेवर पे, GIDC में आपको 50% का वेवर मिल जाएगा, तो आप ये कीमत ना बढ़ाइए। अब कल को फर्टिलाइजर कंपनी अगर 200 रुपए मजीद बढ़ा दे कि आपने गैस के टैरिफ बढ़ाए थे, हम कीमत बढ़ा रहे हैं, फिर आप क्या कर लेंगे? तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, वे आउट निकालना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। लेकिन आपको पता होगा कि नून लीग ने भी जो CNG सेक्टर को ये मराद दी थी, तो वो भी इसी फॉर्मूले के तहत दी थी। तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ होमवर्क करके करें, लेकिन वे आउट तो निकालें कोई आगे। शहबाज, वे आउट कोई नहीं निकला और फिर फर्टिलाइजर सेक्टर को फायदा भी नहीं होगा। और आप समझते हैं वजीर आजम खुद जिस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हुकूमत को ही उल्टे देने पड़ जाएं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। वो पता नहीं उन्होंने मीडिया पे और अपोजिशन के दबाव में फैसला कर लिया और फिर डरा भी रहे हैं साथ में। देखिए जी, इसमें मेरा जो ज़ाती ख्याल है, एक तो मैं लीगल साइड मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं इस पर खुल के कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो अगर आप आइन को देखते हैं तो आइन में ये चीज़ बहुत वाज़ेह है कि आप टैक्सेशन कैसे कर सकते हैं। तो जब 2015 में वो सारे जो लवाजमात थे कानून के और आइन के, वो पूरे कर दिए गए हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट से केस उठ जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला, हम कोई भी इसको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। मुझे इसमें से सिर्फ एक सवाल इनसे हुकूमत से ये पूछना है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा स्टे ऑर्डर दिया है जो इस चीज़ को इनको मना करता है कि आप कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते? अगर ये कंपनियां किसानों से ये पैसा ले रही हैं और आज तक ले रही हैं, जो इस चीज़ का सबूत इस चीज़ से आपको मिल जाता है कि 31 दिसंबर 2018 तक का 417 अरब है, जिसके ऊपर मैंने 208 अरब का फिगर निकाला था। अभी जो आपने कुछ अखबारात में 228 अरब रुपए का फिगर देखा है, वो जून तक का है। क्योंकि पैसा तो इकट्ठा हो रहा है GIDC का, वो कैसे इकट्ठा हो रहा है? क्या कोई स्टे ऑर्डर है? उधर से वो जो कंपनियां हैं वो जो अवाम से वो पैसा वसूल कर रही हैं और हुकूमत के खजाने में वो जमा नहीं करवा रही। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सरकार के, चाहे वो PMLN की थी या ये PTI की सरकार है, इनके अंदर ये पॉलिटिकल विल नहीं थी कि ये जो फैसला है, ये जो भी इशू है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको एक्सपेडाइट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। जिस तरह अब वजीर आजम ने कहा है, अब देखते हैं कि एक्सपेडाइट होता या नहीं होता, रुख में आता है या नहीं आता, क्योंकि सवाल इस हवाले से उठता रहेगा। हुकूमत पर यह भी तनकीद हो रही है कि जो काम कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट जिससे कमज़ोर होती जा रही है, पार्लियामेंट की आवाज़ नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान में यही तनकीद हुकूमत पर हो रही है। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त नून लीग पर और उससे पहले पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते थे कि पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करते, वैसे ही फैसले कर लेते हैं। अब उन पर खुद पर तनकीद हो रही है, या तो खुद हो जाते हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाते हैं, पार्लियामेंट बाईपास हो रही है। मगर पार्लियामेंट की ताकत क्या होती है? दुनिया की कदीम पार्लियामेंट इसका वाज़े इजहार कर रही है। एक मुआहदे ने दुनिया के एक अहम जमहूरी मुल्क को कशमकश में डाल दिया है और मामला पार्लियामेंट की मौतली तक जा पहुंचा है, जो बरतानिया में हर साल एक मामूल की बात है। मगर इस बार पार्लियामेंट की मौतली की टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं और पार्लिमानी लीडर्स ने जमाती सियासत और अपने ज़ाती मुफादात को पीछे रखते हुए जमहूरी रिवायात बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम उठाए और पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा किया। बरतानिया में इस वक्त यूरोपीय यूनियन को छोड़ने से मुताल्लिक अहम बहस चल रही है, जिसने मुल्क के नुमाइंदों को जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात को बचाने के लिए एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। पार्लियामेंटेरियंस को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है और वो आगे बढ़कर सामने आए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म के फैसलों के खिलाफ भी सामने आए हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में इस वक्त नो डील ब्रेक्सिट के खिलाफ बिल पर बहस हो रही है, लेकिन इस बहस का आगाज़ कैसे हुआ उसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बरतानिया के पास इस वक्त 31 अक्टूबर की डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर बरतानिया को किसी डील या बगैर डील के यूरोपीय यूनियन को छोड़ना होगा। 3 साल पहले बरतानिया में यूरोपीय यूनियन में रहने या उसे छोड़ने पर रेफरेंडम हुआ। अवाम की अक्सरियत ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने पर वोट दिया, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून को इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर थेरेसा मे बरतानिया की वज़ीर आज़म बनी ताकि ब्रेक्सिट मुआहदे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से डील की कोशिशें की, मगर 3 बार कोशिशों के बावजूद वो डील पार्लियामेंट से मंजूर ना करवा सकी, उन्हें भी जाना पड़ा। जिसके बाद कंजर्वेटिव रहनुमा बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी डील के साथ या डील के बगैर 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन को किसी भी हालत में छोड़ देंगे। मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट बरतानिया की अपोजिशन जमात लेबर पार्टी है, जो कानून साजी के तहत 31 अक्टूबर की डेडलाइन को मज़ीद तोसी देना चाहती है और मामले को 31 जनवरी 2020 तक ले जाना चाहती है और डील के साथ यूरोपीय यूनियन से
अलग होने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि लेबर पार्टी का मानना है कि बिना डील के यूरोपीय यूनियन को छोड़ना बरतानवी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मगर अपोजिशन जमात की इस ख्वाहिश को उस वक्त धचका लगा जब बरतानवी वजीर आजम ने गुज़िश्ता दिनों पार्लियामान की मअतली का ऐलान कर दिया और मलका बरतानिया को पार्लियामेंट मअतल करने की दरख्वास्त की, जो मलका बरतानिया ने मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि पार्लियामान 9 सितंबर से पहले मअतल नहीं हो सकती और ना ही 12 सितंबर के बाद बरकरार रह सकती है। अब अहम बात यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट की मअतली 5 हफ्तों के लिए होगी, यानी 12 सितंबर के बाद बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास मअतल हो जाएंगे। 5 हफ्तों के बाद यानी 14 अक्टूबर को जब मलका बरतानिया खिताब करेंगी, उसी दिन के बाद बरतानवी पार्लियामेंट दोबारा बहाल होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामान की बहाली के बाद जो पार्लियामान का एजेंडा है वो हुकूमत के पास चला जाएगा और अपोजिशन को यूरोपीय पार्लियामेंट छोड़ने की डेडलाइन में तोसी के लिए, कानून साजी के लिए वक्त नहीं मिल सकेगा और 31 अक्टूबर गुजर जाने के बाद खुद ब खुद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा और इस तरह उस वक्त अपोजिशन के पास यूरोपीय यूनियन छोड़ने की डेडलाइन में तोसी के लिए कानून साजी करने में सिर्फ 7 दिन बच जाते हैं और यहीं से बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का इम्तिहान शुरू हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस रवैये को देखते हुए उनकी अपनी जमात के लोग ही उनसे मुनहरिफ हो गए और उन्होंने 12 सितंबर तक यूरोपीय यूनियन को छोड़ने की डेडलाइन में तोसी पर बहस के लिए पार्लिमानी एजेंडा अपोजिशन के पास भिजवाने में अहम किरदार अदा किया और गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी ताकत से मुताल्लिक होने वाली ये एक तारीखी पेशरफ थी, यानी 3 सितंबर को बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट का एजेंडा तय करने के लिए वोटिंग हुई। पार्लियामेंट की अक्सरियत हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव के पास थी और उनके वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट थे कि वो आसानी से अपना काम करा लेंगे, मगर अक्सरियत होने के बावजूद बोरिस जॉनसन की जमात को शिकस्त हुई क्योंकि उनकी जमात से 21 अरकान पार्लियामेंट ने नो ब्रेक्जिट डील पर बहस करने के लिए अपोजिशन जमात का साथ दिया। सिर्फ यही नहीं, कल के इजलास में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तकरीर के दौरान ही उनकी अपनी जमात के रहनुमा अपनी नशिस्तों से उठे और अपोजिशन जमातों की नशिस्त पर बैठ गए, यानी मुल्क के एक मसले पर हुक्मरान जमात पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी अक्सरियत खो बैठी और ये सब दुनिया के सामने हुआ। पार्लियामान का एजेंडा अपोजिशन के पास चला गया। इस मामले पर पार्लियामान के स्पीकर पर तनकीद की गई कि उन्होंने इस तहरीक पर बहस की मंजूरी क्यों दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को सख्त जवाब दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो बिना किसी एहसान और बिना किसी खौफ के अपना काम करते रहेंगे। जिन हुकूमती अरकान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। साथ ही कल वोटिंग के दौरान शिकस्त पर बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर नो डील ब्रेक्जिट को रोकने के लिए कोई बिल पेश किया गया तो वो जल्द इलेक्शन की कॉल दे देंगे। मगर अब अहम बात यह है कि जल्द इलेक्शन कराने के लिए भी कंजर्वेटिव जमात को दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत होगी और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जमात अपनी अक्सरियत खो चुकी है। इसलिए तबसरे भी हो रहे हैं कि अगर जल्द इलेक्शन की कॉल दी जाती है तो कंजर्वेटिव जमात को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लेबर पार्टी ने ब्रेक्जिट पर डील के बगैर इलेक्शन कॉल की मुखालफत कर दी है। लेकिन नए इलेक्शन की खबरों पर जहां नुमाइंदे मुतहर्रिक हुए, वहीं अवाम ने भी तैयारी पकड़ ली और बरतानिया में गुज़िश्ता 48 घंटों में 1 लाख से ज़ायद नए वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में नो ब्रेक्जिट डील के खिलाफ बिल पर बहस का आगाज़ हो गया है और उस पर जल्द वोटिंग मुतवक्के है। देखना होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं, क्योंकि अगर ये बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट की मअतली के बावजूद ये पार्लियामान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जाएगी, क्योंकि हुकूमत अगर ब्रेक्जिट पर कोई डील करके पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले पाती तो उसे 31 अक्टूबर की डेडलाइन को तोसी देनी पड़ेगी और यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से दरख्वास्त देना पड़ेगी। यह है पार्लियामेंट का किरदार, जिसमें हुकूमत की अपनी जमात अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर उससे नहीं अग्री करती तो खिलाफ नज़र आई। कुछ MPs को जब ये सामना करना पड़ा कि शायद आप पार्टी के ही ना रहें मेंबर, तो उन्होंने कहा कि हम आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पार्टी का टिकट नहीं लेंगे, मगर वो अपने फैसले पर खड़े रहे। ये सब बरतानवी पार्लियामेंट में हो रहा है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मैं फिर बात करते हैं।